हाय एवरीवन। तो 3 मई 2026 को यूपी टीजीटी की परीक्षा संपन्न हुई है और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक विज्ञान में कुल 4 विषयों को शामिल किया जाता है और उसमें किन्हीं 2 विषयों का उत्तर आपको देना पड़ता है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो एवरी सब्जेक्ट आपको 62 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। और जो पहला क्वेश्चन होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिला के देखेंगे तो 125 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं 62, उन्हीं को यहाँ पर चेक करते हैं कि उनकी आंसर की क्या हो सकती है, ठीक है। हालांकि दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो यहाँ पर उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सशुद्ध हों और इनको मैंने डबल चेक भी करवाया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई त्रुटि हमसे हो जाए। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और पहला कमेंट आप लोग चेक करिएगा, वहाँ पर आपको अगर कोई त्रुटि होगी या कोई शंका होगा तो उसका उत्तर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो तो आप लोग कर चुके होंगे। दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न था कि कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में कितनी विद्याओं यानी कि साइंसेज को मान्यता प्राप्त है, कितनी विधाओं को मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, इसका आंसर होता है 4। आपको पता है कि ये कौन कौन से होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका त्रयी, वार्ता, दंड नीति और आविंचिकी, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान की इन 3 सूचियों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं की गई शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के पास निहित है, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी शक्तियाँ जो कि उल्लिखित नहीं की गई हैं उन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि रेजिड्यूरी पावर्स, ओके। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच शक्ति साझाकरण, सत्ता की साझेदारी व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है। तो दोस्तों, इसका उत्तर था यहाँ पर श्रीलंका, इटली, म्यांमार और बेल्जियम में। सही उत्तर इसका है बेल्जियम, विकल्प डी, ठीक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह तर्क दिया कि एक निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। एक निश्चित भूभाग ये राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। दोस्तों, ये जो परिभाषा है ये दी गई किसके द्वारा, तो जॉन सीली के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का अभ्यास मुख्य रूप से किस संस्थागत मांग के माध्यम से प्रकट होता है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का अभ्यास मुख्य रूप से किस संस्थागत मांग के माध्यम से प्रकट होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर था अधिक स्वायत्तता की मांग या छोटे राज्यों का निर्माण। इसका उत्तर विकल्प डी रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों, ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित। आपको याद होगा कि इन्होंने यूएनजीए की जो 8वीं अध्यक्ष का पद था उसको संभाला था, यानी कि ये 8वीं अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। क्रम से इनका 8वां था और ये जो पद इन्होंने संभाला था ये 1953 में संभाला था, 1953 में, ओके। अगला क्वेश्चन है, यदि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। देखो दोस्तों, इसका उत्तर बहुत सारे लोगों ने विकल्प बी दिया होगा, जो कि गलत है। सही उत्तर इसका विकल्प ए है, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लोकतंत्र के मॉडलों को उन्हें परिभाषित करने वाली विशेषताओं से सही ढंग से सुमेलित करता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है विकल्प ए, जैसा कि शास्त्रीय लोकतंत्र, प्रत्यक्ष भागीदारी, संरचनात्मक लोकतंत्र, अधिकारों की सुरक्षा, विकासात्मक लोकतंत्र, भागीदारी के माध्यम से व्यक्तिगत विकास और विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र। ये होता है तर्कपूर्ण सार्वजनिक चर्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे, हॉब्स के अनुसार वे कौन से 3 कारक थे जिनके कारण प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर में निरंतर युद्ध और भय बना रहता था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, पीछे रह जाने का भय और पहचान की चाह। ये इसका उत्तर विकल्प डी रहा। अगला क्वेश्चन है, बेंथम का सुखवादी कलन यानी कि फेलिसिफिक कैलकुलस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि बेंथम का जो सुखवादी कलन है ये संबंधित है किससे। तो दोस्तों, इसका उत्तर है विकल्प ए,
आनंद और पीड़ा के मात्रात्मक मापन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन अरस्तु के राज्य संबंधी दृष्टिकोण का सही वर्णन करते हैं? तो देखो यहाँ पर जो है ना 3 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प आपको चुनना था। तो यहाँ पर पहला कथन है कि राज्य का अस्तित्व नैतिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए होता है। ये पहला कथन आपका करेक्ट है। राज्य मात्र एक सुरक्षा का व्यवस्था है, राज्य का उद्देश्य मानव उत्कर्ष है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 1, 2 और 3 सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। इसका उत्तर विकल्प ए बनेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि 1957 में नियुक्त किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की है? तो दोस्तों ये समिति है बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि इसका उत्तर विकल्प सी है। हालांकि दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन नंबर 12 में आप कंफ्यूज हो, तो अगर आप कंफ्यूज होंगे भी तब भी आप ये मान चलिएगा कि जो इसका उत्तर होगा, या संभवतः 1 और 3 तो पक्का है, ठीक है, 2 में थोड़ा सा संदेह है, तो इसका उत्तर या तो ए होगा या तो बी होगा। फिलहाल आप क्या उत्तर लगा के आए हैं बताइएगा, और ऑफिशियल जो अपडेट रहेगी उसका आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद औपचारिक रूप से अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है? ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर होता है अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो दोस्तों जो राज्य की उत्पत्ति का आधार होता है क्या रहता है? व्यक्तियों के बीच स्वैच्छिक समझौता। ठीक है, ये होता है ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि 15 का डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? तो मतदान केंद्र स्थापित करना ये कार्य होता है, मतदाता सूचियां तैयार करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये सब कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। लेकिन चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन करना ये काम चुनाव आयोग का नहीं होता है, तो इसका उत्तर विकल्प बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति किसी सदन का सत्रावसान करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो सदन में लंबित सभी विधेयक तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, यानी कि आपका उत्तर विकल्प ए होगा। इस होता क्या है? सदन का सत्र समाप्त हो जाता है, न कि सभी विधेयक। तो विधेयक तो समाप्त नहीं होते नहीं हैं, तो ए आपका उत्तर होगा, ये नहीं होता है। बाकी सदन का सत्र समाप्त हो जाता है, लंबित नोटिस विधेयकों को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, अवकाश यानी कि रेसस की अवधि शुरू होती है। तो ये बी सी डी होता है, ए नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 27 मई 2004। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संप्रभुता के आधुनिक सिद्धांत के व्यवस्थित निर्माण का श्रेय किसी विचारक को दिया जाता है? संप्रभुता के आधुनिक सिद्धांत के व्यवस्थित निर्माण का श्रेय किस विचारक को जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जीन बोर्डिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 19 का बी बिल्कुल करेक्ट है। किसने राजनीति को कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है के रूप में परिभाषित किया है? तो राजनीति को दोस्तों कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, ये बात कही गई है हैरोल्ड लासवेल के द्वारा। उत्तर सी होगा। यहाँ पर आपको मैच कराना था, जैसे कि अगर आप देखेंगे राज्य और उसका जो विवरण है, तो दोस्तों बात करें तो जो राज्य होता है ये जाएगा आपको 1 जो है 2 के साथ मैच होगा, ए 2 के साथ। संप्रभुता को मूर्त रूप देने वाली अस्थायी राजनीतिक इकाई होता है। बात करें अगर सरकार के बारे में तो संस्थाओं का अस्थायी समूह जिसके माध्यम से राज्य की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बी का 1 सही होगा, और सी का 3 यानी कि आज्ञा पालन का आदेश देने की वैध और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षमता, ये कहलाती है सत्ता। और शक्ति तो बस चौथा है। तो इसका मतलब हो गया कि ए का 2, बी का 1, ठीक है, और 3, 4, ये इसका उत्तर विकल्प ए है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति जो पार्डनिंग पावर होती है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, कह रहे हैं कि इस शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति अपीलीय न्यायालय कोर्ट ऑफ अपील के रूप में कार्य करते हैं। गलत। याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई ओरल हियरिंग का अधिकार है। गलत। और राष्ट्रपति साक्ष्यों की नए सिरे से जांच कर सकते हैं और अदालत से अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं। ये सही है, तो केवल तीसरा आपका यहाँ पर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल संस्था किससे संबंधित है?
तो दोस्तों जो लोकपाल संस्था है, आपको पता ही है इसके बारे में, भ्रष्टाचार की रोकथाम, यानी कि विकल्प बी सही है, 23 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की संवैधानिकता की जांच करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, समझ गए आप। तो दोस्तों ये होता है आपका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता मूल। तो इसका उत्तर क्या होगा? 24 का, जी हाँ दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति मिलती है? तो यह है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य को निश्चित भूभाग के भीतर कानून के लिए संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है, किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वुड्रो विल्सन के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। किसने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दी है? सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दोस्तों ये दी गई है इसके द्वारा, आइसैया बर्लिन के द्वारा। ठीक है, आइसैया बर्लिन, ये विकल्प ए करेक्ट होगा। शून्यकाल का सही वर्णन करता है, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और कह रहे हैं कि जो 0 आवर होता है उसको सही से एक्सप्लेन कौन सा कथन करता है। देखो दोस्तों इसका जो विकल्प सी है, यह संसदीय प्रक्रियाओं में एक भारतीय नवाचार है जो 1962 से उपयोग में है। तो ये आपका सही होगा उत्तर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में एक के रूप में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में है, ये 1945 में शामिल हुआ था। तो इसका उत्तर विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में भाषाई दबाव समूहों को संदर्भित करता है? भाषाई दबाव समूहों को संदर्भित, तो देखो दोस्तों ये होगा, वे सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं और राज्य पुनर्गठन की मांगों को प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर विकल्प बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन था, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी के लिए केवल राजनीतिक अधिकार ही पर्याप्त हैं, ये गलत है। आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग को प्रभावित करती हैं, ये सही है। तो ए गलत है और आर सही है, उत्तर रहेगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राजनीति के निर्देशक तत्व, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गोखले ने किस ऐतिहासिक दस्तावेज को ब्रिटेन द्वारा भारत को दिया गया एक प्रमुख प्लीज वचन माना था? तो ये था दोस्तों महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा। इसका उत्तर विकल्प सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आ गया था, 1942। अगला है कि थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित करके एक संप्रभु सत्ता की स्थापना करते हैं। इस व्यवस्था से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो देखो दोस्तों इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलेगा? इसका उत्तर होगा विकल्प डी, कि स्थापित सत्ता निरंकुश है और राजनीतिक प्रतिरोध के अधीन नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार की मतदान प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों ये होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। इसका उत्तर विकल्प सी है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्तियों के विषय में कौन से कथन सही है? तो यह अनुच्छेद 200 में निर्धारित है, ये सही है। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो ऐसा है, मतलब ये गलत है। और यदि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो यह अनिवार्य है। तो यानी कि दोस्तों जो 37 है इसका उत्तर बनेगा 1 और 3, तो इसका उत्तर विकल्प ए होगा। ठीक है, मनुस्मृति के किस अध्याय में राजधर्म का वर्णन है? तो दोस्तों मनुस्मृति का जो अध्याय है 7वां, उसमें राजधर्म का वर्णन मिलता है। तो 38 का जो उत्तर होगा वो डी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स के अनुसार, खैर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति की अवधारणा शास्त्रीय उदारवादी स्वतंत्रता से इस मायने में भिन्न है कि यह, ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा क्या बनेगा कि क्रमिक सुधार के बजाय व्यवस्थागत परिवर्तन पर केंद्रित होती है। विकल्प ए सही है। स्वतंत्रता, लिटरेसी के बारे में बात हो रही है, स्वतंत्रता लिबर्टी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा, ये होगा प्रतिबंधों का अभाव, ये होती है लिबर्टी।
ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के कार्यात्मक संतुलन की जांच करने के लिए 1983 में भारत सरकार द्वारा कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो 1983 में दोस्तों आया था सरकारिया आयोग। इसका उत्तर बनेगा यानी कि विकल्प सी। ठीक है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के संबंध में किस विशिष्ट सुधार का लगातार समर्थन किया है? तो दोस्तों भारत ने यहाँ पर लगातार डिमांड उठाई है कि सदस्यता की अस्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार होना चाहिए। इसका उत्तर विकल्प सी है। अगला क्वेश्चन है, जीन जैक्स रूसो ने राजनीति दर्शन पर कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उन्होंने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तिलक द्वारा स्थापित किस समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित लेख छपा था जिसके कारण 1908 में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी? तो ये था केसरी। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 44 का डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने अपने किस सिद्धांत के माध्यम से श्रम के शोषण की व्यवस्था की थी, व्याख्या की थी? मार्क ने अपने किस सिद्धांत के माध्यम से श्रम के शोषण की व्याख्या की थी? तो देखो दोस्तों, इसका जो उत्तर बनेगा विकल्प बी बनेगा, अतिरिक्त मूल्य। ठीक है, यानी कि सरप्लस वैल्यू। ऑप्शन बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में महात्मा गांधी ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की? तो ये थे इंडियन एडेड क्लासेस, यानी कि विकल्प बी, भारतीय अभिजात वर्ग। ओके। नेक्स्ट है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश राज्य को देता है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी आपका सही है। रूसो के अनुसार मनुष्य कैसे होते हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें प्राकृतिक रूप से अच्छे लेकिन समाज द्वारा भ्रष्ट, ये माना गया है रूसो के द्वारा। इसका उत्तर विकल्प सी होगा। गांधी जी की राजनीति के आध्यात्मिककरण की अवधारणा का तात्पर्य है कि राजनीति का मार्गदर्शन निम्नलिखित के द्वारा होना चाहिए। तो 49 का जो उत्तर है दोस्तों ये बनेगा, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से व्युत्पन्न नैतिक सिद्धांत, यानी कि विकल्प डी इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया था 300A के अंतर्गत? तो ये था दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी, ये 1978 में आया था। ठीक है, तो इसका उत्तर 50 का सी बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी की 1930 की यात्रा जो मार्च हुआ था, अंग्रेजों द्वारा थोपे गए किस आर्थिक सिद्धांत को सीधी चुनौती थी? तो देखो दोस्तों, इसका उत्तर बनेगा आवश्यक वस्तु की आपूर्ति और बिक्री पर नियंत्रण। ये बनेगा, हाँ, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति और बिक्री पर नियंत्रण। ठीक है, 51 का डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय यूरोपीय फांसीवाद से असंगत है? तो इसका उत्तर होगा सी, गारंटीकृत नागरिक स्वतंत्रताओं के माध्यम से राज्य की सत्ता को सीमित करना। अगला है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पहला कथन है, मतदान की आयु को 1988 के 51वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों ये गलत है, ये 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है। और कह रहे हैं कि मूल 1950 के संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य का प्रावधान था, लेकिन इसमें पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का भी स्पष्ट विवरण दिया गया था। ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कि पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना, इसका जो स्पष्ट विवरण है ये 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत है। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो दूसरा कथन भी आपका गलत है। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा ने 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। सही। राजस्थान 1971 में इस पद यानी कि कार्यालय का सृजन और कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य था। तो दोस्तों जो पहला राज्य था ये महाराष्ट्र था। ठीक है, महाराष्ट्र ने 1971 में कार्यालय का सृजन और कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य बना था महाराष्ट्र, जबकि राजस्थान 73 में आया था इसमें। तो इसका मतलब कि पहला कथन सही है, केवल 1 सही है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इस संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को चुनाव के बीच में हस्तक्षेप करने से रोकता है? तो दोस्तों ये है आपका आर्टिकल 329 जो कि दिया गया है विकल्प ए में। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता में होता है दोस्तों मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन बी।
किस विशिष्ट परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज की नियुक्ति करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जब न्यायालय का सत्र आयोजित करने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति का अभाव होता है। तो उत्तर बी बनेगा। और ये एक डी सिवे नामक कृति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए, थॉमस हॉब्स। और संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, भले ही वे संसद का एक अभिन्न अंग हैं? तो ये हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, भले ही वे संसद का एक अभिन्न अंग है? 59 का ए सही बनेगा। और नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजी संपत्ति पर प्लेटो के दृष्टिकोण का खंडन करता है? तो ये दोस्तों आपका शासकों के नैतिक शासन के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है। ये ऑप्शन डी आपका उत्तर है। ठीक है, 60 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और 61वां है कि मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन की कुल सदस्यता के 15% तक सीमित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन लागू किया गया था? तो ये था दोस्तों 2003 में आया था ना, 91वां संविधान संशोधन। ये विकल्प बी है जो कि आया था कब? 2003 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है, ऑप्शन बी। और अंतिम प्रश्न है कि भारत में लोकसभा चुनाव के लिए प्रयुक्त निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? तो देखो दोस्तों इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी जो बाकी के यहाँ पर जो टॉपिक हैं, जैसे कि अभी हिस्ट्री बची हुई है और भी जो हैं, तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं आपको उसका हल आपको देता जाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF शेयर कर दी गई है। धन्यवाद।